नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे चैनल बियॉन्ड डिग्रीज में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं काफी सारे अच्छे क्वेश्चंस रिट्स के ऊपर। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिनको नहीं पता है क्लियरली कि रिट्स होते क्या हैं। तो मैं आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए एक बार नाम बोल देता हूं इनके, ताकि आप लोग और अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगे। मोटे मोटे हमारे पास 5 जो है हमारे रिट्स हैं, जैसे कि हेबियस कॉर्पस है, मैंडमस है, सर्सियोरारी है, प्रोहिबिशन है या फिर क्यूओ वारंटो है। तो आज हम इन सारे रिट्स के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं अच्छे अच्छे। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द रिट्स ऑफ हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्सियोरारी एंड क्यूओ वारंटो। जो हमारे ये पांचों रिट्स हैं, इनको लेकर के हमें ये तीनों ऑप्शन देखने हैं और हमें देखना है कि ये जो पांचों हमारे रिट्स हैं वो इन तीनों स्टेटमेंट के साथ सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ठीक है ना। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, अंडर आर्टिकल 32, जैसा कि आपको पता है आर्टिकल 32 जैसे आपने देखा तो आपको तुरंत क्या पता लग जाना चाहिए कि यहाँ से क्या मिलता है, सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिट पावर्स मिलती हैं। तो अंडर आर्टिकल 32 द पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट देन सुप्रीम कोर्ट। द पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू इश्यू दीज रिट्स। यानी कि आर्टिकल 32 के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो वो एम्पावर कर सकता है किसी दूसरी कोर्ट को भी, किसी दूसरी कोर्ट को भी वो एम्पावर कर सकता है रिट्स जारी करने के लिए, इंस्टीट्यूट ऑफ ओनली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। यानी कि ये कह रहा है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो किसी और कोर्ट को, यानी कि अगर वो चाहे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी ये पावर दे सकता है कि आप रिट जारी करिए। तो आपको मैं एक बात बताता हूँ कि जब आप देखते हैं फंडामेंटल राइट्स है, क्या है फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स हमारे कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेकर के 35 तक है। तो इसमें क्या होता है, जब फंडामेंटल राइट्स है, इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए कि पार्लियामेंट है, उसने कोई भी कानून बनाया और वो उसमें कानून बना करके उसने फंडामेंटल राइट्स में कोई एक आर्टिकल है, जैसे मान लीजिए आर्टिकल 32 था। आर्टिकल 32 में क्या लिखा हुआ था, किसी अगर किसी भी इंसान का अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो वो डायरेक्ट कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट। तो अब इसमें क्या है कि पार्लियामेंट अपनी पावर जो है इनको बढ़ा कभी भी सकता है, बढ़ाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पावर्स को घटाने जाएगा वो, तो दिक्कतें चालू हो जाएंगी। फिर क्या होगा, वो देखना पड़ेगा कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं भी हो रहा है तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हमारे साथ काफी सारे टेस्ट हैं, उन सारे टेस्टों को पार करने के बाद ही वो लॉ जो है वो इंप्लीमेंट हो पाएगा, अदरवाइज में भी वो क्वेश कर दिया जाए। लेकिन जब आप देखते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है उसको हटाया नहीं जा रहा है, उसमें कुछ भी ऐड किया जा रहा है, जब भी ऐड करने की बात आएगी तो समझ लीजिए आप वो ऑप्शन जो है वो ज्यादातर सही होते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है, देखिए पहले पार्ट में क्या बोल रहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है रिट्स की, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है रिट्स की, वो उनके पास रहेंगी। लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास भी पावर्स आ जाए, किसके पास आ जाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास भी वो पावर्स आ जाए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही लग रहा है। ठीक है ना। इस तरीके से हम एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे, ताकि अगर कोई भी रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं दूर दूर तक भी, तो भी आप सॉल्व कर पाए इसी तरीके से जैसे हम यहाँ पर अपनी थिंकिंग का इस्तेमाल करते हुए अभी यहाँ पर कर पा रहे हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि बिफोर 1950, 1950 से पहले, बिफोर 1950 ओनली दी हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। यानी कि यहाँ पर 3 हाई कोर्ट्स की बात कर रहा है और कह रहा है कि केवल जो 3 हाई कोर्ट्स थे उस टाइम पे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, केवल इन्हीं के पास रिट्स को जारी करने की पावर थी 1950 से पहले। तो क्या था, 1950 से पहले आपको स्टोरी समझनी पड़ेगी। 1950 से पहले की स्टोरी क्या थी कि हमारे पास 3 ही मेजर हाई कोर्ट थे उस टाइम पे, तो इन्हीं के पास सारी पावर रहेंगी। और अगर आप देखेंगे जब 1950 यानी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसके बाद हमने नए 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 बहुत सारे कोर्ट जो है हमने खोलने शुरू किए। अदरवाइज जब आप देखेंगे इतिहास में जाकर के पीछे, तो 1770s के टाइम पे ही हमारे पास हाई कोर्ट जो थे वो खुलने शुरू हो गए थे। और उस टाइम पे 3 ही बड़ी प्रेसिडेंसीज थी। 3 बड़ी प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। तो ऑब्वियस हो जाता है कि जब हाई कोर्ट सी 3 थी पहले मेजर मेजर, तो उस टाइम पे रिट्स को जारी करने की पावर भी इन्हीं के पास होगी। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि दूसरा ऑप्शन भी सही है। तो पहला ऑप्शन सही हो गया हमारा और दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो गया। इस तरीके से हमने ये पता कर लिया कि पहला और दूसरा सही है। अब अगर आप यहाँ पर एलिमिनेट करना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर तीसरे ऑप्शन को हम हटाए बिना हम सही आंसर तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसमें से क्या है, तीसरा ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, दीज रिट्स आर बोरोव्ड। यानी कि ये जो रिट्स है, यहाँ पर किसकी बात आ रही है कि हमने जो रिट्स वाला कॉन्सेप्ट है हमने किस कंट्री से लिया है या फिर हमने बोरो किया है। तो क्या है, दीज रिट्स आर बोरोड फ्रॉम अमेरिकन लॉ। दीज रिट्स आर बोरोड फ्रॉम अमेरिकन लॉ। जबकि हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, क्या पढ़ा था हमने कि ये कहाँ से हमने लिया है, इंग्लिश या फिर ब्रिटिश लॉ से। कहाँ से लिया है हमने, इंग्लिश या फिर ब्रिटिश लॉ से। तो जैसे ही आप अगर थर्ड ऑप्शन हटा देंगे, थर्ड ऑप्शन अगर आप हटा देंगे तो सही आंसर क्या हो गया इसका, 1। करेक्ट आंसर इज 1। आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई भी दिक्कत आ रही होगी इस क्वेश्चन को। काफी हमने डिटेल में इलेबोरेट किया इस क्वेश्चन को। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेहिचक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बच्चे जो भी क्वेश्चन पूछते हैं अगर आप कमेंट में पूछना चाहते हैं, हम उसको शॉर्ट आंसर करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिट। तो हमने देख लिया था कौन कौन से रिट थे हमारे। अगर आप शुरू से शुरू करेंगे तो देखते हैं कितने याद है आपको। आप भी रिकॉल करने की कोशिश करिए। पहला क्या था हमारा, हैबियस कॉर्पस। फिर हमारा आ गया था मैंडमस। फिर क्या आ गया था हमारा, मैंडमस। तीसरा आ गया था हमारा प्रोहिबिशन। फिर क्या हो गया था हमारा, प्रोहिबिशन। फिर हमारा आ गया था सर्सियोरारी। और क्या हो गया हमारे यहाँ पर, क्यूओ वारंटो। क्या हो गया, क्यूओ वारंटो। इस तरीके से हमारे 5 रिट्स हैं, क्यूओ वारंटो। तो हमारे 5 रिट्स हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, हैबियस कॉर्पस है, सर्सियोरारी है,
मोर देन वन ऑफ द अबव भी आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे कीवर्ड हमेशा ध्यान रखना है। कीवर्ड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिट, इनमें से कौन सा रिट नहीं है, मतलब कि ये दोनों तो रिट हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेवरेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, सेवरेबिलिटी, ये क्या है, एक रिट नहीं है, क्योंकि ये इन पांचों से अलग है। तो जब सेवरेबिलिटी की बात आई गई है तो इसको छोड़ना क्यों, सेवरेबिलिटी को छोड़ना नहीं है हमें, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि सेवरेबिलिटी क्या होती है। तो ये क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। देखिए अगर आपने हमारा पुराना वाला लेक्चर किया हुआ था तो हमने आर्टिकल 13 वहां पे पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने वहां पे, आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में क्या बोल रहा था, आर्टिकल 13 में बोला था स्टेट सेल नॉट मेक एनी लॉ, स्टेट सेल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रिज द राइट्स conferred under this part, and if does so to the extent of contravention, it will be void, ये कहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 13 का पार्ट है। आर्टिकल 13 में क्या कह रहा है, स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ व्हिच टेक्स अवे और एब्रिज द राइट कन्फर्ड अंडर दिस पार्ट एंड इफ डज सो टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन इट विल बी वॉइड। यानी कि आर्टिकल 13 में बोल रहा था स्टेट, यानी कि स्टेट या फिर जो पार्लियामेंट है वो कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा हो, और अगर वो ऐसा कोई कानून बनाती है जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा हो तो जिस एक्सटेंट तक, यानी कि मान लीजिए एक पन्ने का कानून है, उसके जो लास्ट के 4 लाइन्स हैं वही केवल फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो उन 4 लाइनों को हटा दिया जाएगा और पूरा पन्ना जो है वो फाड़ के फेंका नहीं जाएगा। तो बच गई, मान लीजिए 20 लाइन थी उस पन्ने में, तो लास्ट की 4 लाइन जो थी वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रही थी, तो जो बच गई 16 लाइन हमारी, तो हमारी 16 लाइन बच गई, ये क्या है, जो 16 लाइन बच गई हमारी, इसको लॉ बना करके पास कर दिया जाएगा और इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, क्योंकि क्या ये फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं कर रही है, केवल जो लास्ट की 4 लाइन थी वो उल्लंघन कर रही थी। तो यहाँ पर क्या है, आप देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कैसे एक्शन में आता है, यानी कि जो चीजें अगेंस्ट जा रही हैं केवल उन्हीं के ऊपर यहाँ पर एक्शन होगा, और बाकी की जो चीजें हैं जो कि अगेंस्ट नहीं जा रही हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं किया जाएगा और उनको पास कर दिया जाएगा बिल में। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। तो ये रेट्स तो हम देख ही रहते हैं, यहाँ पर हमने डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी भी देख ली, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द पावर ऑफ इशूइंग ए writ ऑफ हैबियस कॉर्पस लाइज विथ, जैसे कि हमने देखा कि हैबियस कॉर्पस हो या क्यूए वारंट हो या मैंडमस हो, सर्क्यूलरी हो, प्रोहिबिशन हो, कोई भी रिट हो, दोनों की दोनों कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दोनों की दोनों कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहाँ से लेती है, आर्टिकल 332, और हाई कोर्ट कहाँ से लेती है, आर्टिकल 226। और दोनों ही जो हमारी कोर्ट्स हैं इनके पास क्या है, पावर्स है सारी की सारी जो 5 रेट्स हैं उनको लागू करने की या फिर इशू करने की। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। डैश पूछा है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है, हमें पूछ रहा है कि डैश इज एन ऑर्डर और ऑर्डर गिवन बाय ए सुपीरियर कोर्ट टू अ सबऑर्डिनेट कोर्ट। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि कोई जो सुपीरियर कोर्ट था, यानी कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो था, उसने सबऑर्डिनेट कोर्ट, यानी कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल जो है, सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल जो है या फिर जो पब्लिक अथॉरिटी है उनके अगेंस्ट एक ऑर्डर जारी किया या फिर रिट जारी किया। जो सुपीरियर कोर्ट थी उन्होंने सबऑर्डिनेट कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल या पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट एक ऑर्डर या फिर रिट जारी किया। क्यों जारी किया वो, क्योंकि वो अपना काम जो है वो कर नहीं रहे थे, वो अपनी जो ड्यूटी थी वो नहीं कर रहे थे, टू डू सो इफ इट इज नॉट डिस्चार्जिंग इट्स ड्यूटी। तो जो हायर कोर्ट थी उन्होंने क्या किया, एक सबऑर्डिनेट कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल या फिर पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट एक रिट जारी किया, क्योंकि वो अपना काम, अपनी ड्यूटी जो थी वो पूरी श्रद्धा से नहीं निभा रहे थे, नॉट डिस्चार्जिंग इट्स ड्यूटी। तो इसमें कौन सा जो हमारा रिट है वो काम में आएगा, तो क्या लगता है आपको कौन सा वाला रिट काम में आएगा? सबसे पहले एक करके अगर आप चाहें तो हम देख सकते हैं, इससे क्या होगा, आप भी रिकॉल करने की कोशिश करिए लगातार, इससे क्या होगा आप इस तरीके से समझ पाएंगे। सबसे पहले देखिए क्यूओ वारंटो में क्या था, तो क्यूओ वारंटे में था वी आस्क व्हाट इज योर अथॉरिटी, वी आस्क व्हाट इज योर अथॉरिटी टू बी इन ऑफिस, अथॉरिटी टू बी इन ऑफिस। जबकि यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉट डिस्चार्जिंग इट्स ड्यूटी, इसकी वजह से कौन सा रिट जारी होगा। हम देख लेते हैं सर्क्यूलरी क्या कह रहा है। सर्क्यूलरी और प्रोहिबिशन आपको पता है, सर्क्यूलरी और प्रोहिबिशन जो था वो कब आता था, या तो उसमें कुछ केसेस का लेन देना था, अगर आप मोटा मोटा भी, अगर आपको सही से याद भी नहीं है, अगर आप, मैंने आपको एक ही पेज में इसलिए दोनों सर्क्यूलरी और प्रोहिबिशन दे दिया था। तो हमारा प्रोहिबिशन कब इस्तेमाल होता है, जब हमारा जो केस है वो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, वो अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अभी क्या है उसके ऊपर डिस्कशन
चल रहा है, तो उसके ऊपर रोक लगाने के लिए हम क्या करते थे, प्रोहिबिशन का इस्तेमाल करते थे। और अगर मान लीजिए कि उसका डिसीजन आ चुका है, तो डिसीजन को नल एंड वॉइड करने के लिए, क्वेश करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते थे, सर्सियोरारी का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर सर्सियोरारी भी मेरे को नहीं लग रहा है कि होगा, क्योंकि यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, नॉट डिस्चार्जिंग इट्स ड्यूटी के बारे में बात हो रही है। और हैबियस कॉर्पस का इस्तेमाल होता था हैव दी बॉडी के टाइम पे, यानी कि इलीगल डिटेंशन वाला जो पहला वाला सबसे हमने भी डिस्कस किया था, उसमें आता है हैबियस कॉर्पस। यानी कि अगर मान लीजिए किसी ने किसी को पकड़ लिया, तो क्या हुआ, अगर किसी ने उसमें पीआईएल डायली कोर्ट में कि जी हमारे बंदे को ये बंदा छोड़ नहीं रहा है, तो उसमें क्या होगा, हैबियस कॉर्पस जो है वो रिट जारी कर दी जाएगी कोर्ट के द्वारा। और फिर अगर वो बंदा उस बंदे को नहीं छोड़ रहा है, जिसने भी किडनैप किया या कोई भी काम किया इलीगल डिटेंशन वाला, तो उस बंदे के ऊपर लीगल कार्रवाई की जाएगी। इसमें क्या आ गया, हैबियस कॉर्पस। और मैंडमस में आता था, मैंडमस में क्या आता था, पी कमांड। अगर कोई एफआईआर नहीं लिख रहा है, तो वहां पे कौन सा रेट इस्तेमाल होगा, मैंडमस। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या है, मैंडमस। इसीलिए हमने क्या किया है, सारे के सारे ऑप्शंस को एक एक करके हमने डिटेल में इलेबोरेट कर लिया, ताकि अगर आपको कोई भी डाउट रह रहा हो तो वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, मैंडमस, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात आ रही है, ड्यूटी, नॉट डिस्चार्जिंग इट्स ड्यूटी। तो यहाँ पर क्या है, वी कमांड। अगर मान लीजिए जैसे पुलिस वाले एफआईआर नहीं लिख रहे थे, तो यहाँ पर क्या होगा, कोर्ट जो है वो कमांड करेगा कि आप एफआईआर लिखिए, अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करिए। तो ये क्वेश्चन हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इश्यूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज। अरे इसके ऊपर तो मेरे को लगता है हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। क्यूओ वारंटो में क्या होता था, क्यूओ वारंटो में क्या होता था, कैन बी यूज्ड ओनली अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव, ओनली अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव वाला था ये। तो क्या था, वी आस्क व्हाट इज योर अथॉरिटी, क्यूओ वारंटो में। अगर मान लीजिए कोई सीएम की पोस्ट पे बैठा हुआ है और वो बंदा अपनी कुर्सी खाली नहीं कर रहा है, अपना इलेक्शन हार गया, उसके बाद भी नहीं छोड़ने को तैयार है, तो वहाँ पे क्या होगा, क्यूओ वारंटो वाला जो रेट है वो इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरीके से प्रोहिबिशन का इस्तेमाल क्या किया जाता है, कि हमारा अभी कोर्ट में केस चल रहा है, उसके ऊपर कोई फैसला नहीं आया है, टाइम पे हमें अगर उस केस के ऊपर रोक लगानी है कि अब आगे इसके ऊपर कोई डिस्कशन ना हो, तो क्या होगा, प्रोहिबिशन वाला रेट जो है वहाँ पे एक्शन में आएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस टू हैव दी बॉडी, और यही वाला इस्तेमाल होता है तीनों के अगेंस्ट, पब्लिक अथॉरिटी, प्राइवेट अथॉरिटी और प्राइवेट बॉडी। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, वन ओनली। वन ओनली क्या है ये, करेक्ट आंसर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स प्रिवेंट इलीगल असर्शन ऑफ पब्लिक ऑफिस बाय अ पर्सन। यानी कि ये कह रहा है कि कोई बंदा है, कोई आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था और वो नहीं बन पाया, उसने काफी कोशिश की पर वो नहीं बन पाया, तो अब वो क्या किया, फर्जी कागज बनाया उसने और जाकर के वो डीएम की कुर्सी पे बैठ गया। अब लोगों को नहीं मजा आया कि भाई ये तो बिना कंपटीशन के जाकर के यार वहाँ पे बैठ गया है, और हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी वहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो वहां पर क्या होगा, ये पीआईएल दायर की जाएगी कोर्ट में, ये जो बंदा है इसके पास सही डॉक्यूमेंट नहीं है, और उसके बाद भी ये कहाँ पर बैठा हुआ है, ऑफिस में बैठा हुआ है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, तो ये वारंट वाला रिट जारी कर देगा। व्हाट इज योर अथॉरिटी, या तो अपने सारे पन्ने पेपर दिखाओ कि मैं कंपटीशन फाइट करके आया हूँ, मेरी इतनी रैंक आई थी। और अगर आप नहीं दिखा पा रहे हो, नहीं प्रूव कर पा रहे हो कि मैं इस पोजीशन के लायक हूँ, मैं इस कुर्सी के लायक हूँ, तो आपको ये कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, टू, वो वारंटो। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारे, सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू रिट्स, सुप्रीम कोर्ट जो है वो इशू कर सकती है रिट्स। तो सही बात है, टाइप ऑफ, यानी कितने प्रकार के रिट्स इशू कर सकती है, ये पूछ रहा है। अरे ये तो बड़ा ही घोंचू क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर। जैसे कि आपको पता है कि सारे के सारे रिट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, दोनों के पास बराबर पावर है इस मामले में कि कितने रिट्स जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, या कितने रिट्स जो है वो उनको लागू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। और दोनों ही जो कोर्ट्स हैं वो इनफ कैपेबल है कि पांचों के पांचों रिट्स को वो जारी कर सकते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, 5, यानी कि ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आज के क्वेश्चंस यहीं पे खत्म होते हैं। आई थिंक आप लोगों को रिट्स वाला जो टॉपिक था ये काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, पर फिर भी मैंने कोशिश की काफी आपको मैं डिटेल में समझाऊं, एकदम आसान वर्ड्स में, आसान भाषा में, जिससे आप रिलेट कर पाए, समझ पाए, ऐसी भाषा में समझाऊं, क्योंकि लैटिन वर्ड वाला जो सिस्टम है बहुत ही खराब हो जाता है हम लोगों के समझने के लिए। तो इसलिए मैंने कोशिश की कि एकदम इजीएस्ट पॉसिबल मैनर में समझाया जा सकता है, जैसे वैसे मैं समझाने की कोशिश की मैं। और अगर आपको मजा आया हो इस वीडियो में, तो हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हम जीके, जीएस, टेक्निकल सारे क्वेश्चन जो है वो रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं। आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पर, और इससे आपका कॉन्फिडेंस लगातार बूस्ट होता जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके भी वो बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।